हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो वीडियो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो आज से बच्चों हम लोग क्लास 11th की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स में। तो इसमें जो पहला चैप्टर है हमारा क्लास 11th के लिए, दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसको हम पहले कवर करेंगे। तो इसमें पहली डेफिनेशन जो आती है दैट इज़ फिज़िक्स। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फिज़िक्स के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट फंडामेंटल फिजिकल साइंस concerned with the fundamental principles of the universe. It is the foundation upon which the other science, chemistry, biology, astronomy are based. फिजिक्स को मतलब क्या है कि आप कोई भी साइंस पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ें, बायो पढ़ें या एस्ट्रोनॉमी पढ़ें, एस्ट्रोलॉजी जो भी है, उन सब में कहीं ना कहीं फिजिक्स इन्वॉल्व है। फिजिक्स इस दुनिया की हर, कह सकते हैं कि हर वैरायटी में इन्वॉल्व है। और कुछ अच्छे राइटर्स हैं इंडियन, जैसे हमारे एस सी वर्मा सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी। उसमें उन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही लिखा है, फिजिक्स इज़ जस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस। शतरंज की तरह चलती है फिजिक्स। मतलब आपके कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको पता है, उसके बावजूद भी आप ये नहीं बता सकते कि नेक्स्ट मूव कहाँ जाएगा। वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। एक सवाल का या एक इक्वेशन की, आप एक कई सारी इक्वेशन से आप एक एनालिसिस को सॉल्व कर सकते हो, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मतलब फिजिक्स की जो रूल्स हैं वो कहीं बंधे हुए नहीं हैं, कुछ फंडामेंटल्स को छोड़ने के बाद। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, इसको आप सिंपली ऐसे ही पढ़ लेना। और जो मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स ये लिखा है, देख लीजिए आप, द फंडामेंटल लॉज यूज्ड इन डेवलपिंग थ्योरीज आर एक्सप्रेस्ड in the language of mathematics. Actually mathematics is just a language of physics or engineering. साइंस के लॉज को हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन उनको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, उनको हम डिज़ाइन कैसे देंगे, समझाएंगे कैसे, ये जो लैंग्वेज का काम करता है वो मैथ्स करता है। जैसे अपने रूम के आप पंखे को एक बार देखें तो आप देखेंगे कि हाँ ये तेज़ चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, लेकिन हम तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट कितने, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट कितने हो रहे हैं पंखे में, तो आपको मैथ्स से, काउंटिंग में आना पड़ेगा, मैथ्स में आना पड़ेगा। तो किसी पेड़ पे कितने सारे फल लगे हुए हैं, कितने चले गए, कितने खराब हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग मैथ्स से डिज़ाइन करते हैं। सारी ऐसे ही आगे चल के फिज़िक्स में, इंजीनियरिंग में सारी चीज़ें मैथमेटिक्स से ही एक्सप्रेस की जाती हैं। तो मैथमेटिक्स जस्ट अ बेसिक लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स और इंजीनियरिंग। अब बात आती है कि चलो ये तो इंट्रो पार्ट हो गया, अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग। तो जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे लेंथ है, मास है या टाइम है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहले एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उसकी एक यूनिट। जैसे आप अगर मार्केट जाएंगे तो आप उससे बोलेंगे भाई साहब हमको 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए आप, तो आप बोलेंगे 2 मीटर ऑफ क्लोथ्स। तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ये इसकी यूनिट हो गई। तो ये चलन कैसे आया। अब जैसे यहां पे मैंने लिखा है टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी टू थिंग्स मस्ट बी नोन, द न्यूमेरिकल वैल्यू, द यूनिट। यूनिट क्या चीज होती है। जैसे किसी ने बताया कि भाई लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट, ग्लोबली फेमस जो यूनिट है वो मीटर है। तो मीटर अगर लेंथ की यूनिट है तो वो कैसे डिफाइंड किया गया। तो एक स्टैंडर्ड माना गया कि 1/3 × 10⁸ सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, 1/3 × 10⁸ सेकेंड में लाइट कितना ट्रेवल करेगी उस दूरी को 1 मीटर मान लिया। क्योंकि ग्लोबली स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड पूरी दुनिया ने माना ताकि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। अब जैसे हम मान लें कि हमारे लिए इतना 1 मीटर है और यहां से कहीं दूर न्यूजीलैंड में मान लिया हमारे लिए इतना 1 मीटर है, वो कहेंगे हमारे घर की जो दीवार है ना वो 1 मीटर की है, हम उसे 1 मीटर मानते हैं। हम कहेंगे हमारे रूम में जो लकड़ी पड़ी है उसको हम 1 मीटर मानते हैं। तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, हमारा मीटर उनका मीटर अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए ग्लोबली स्टैंडर्ड बनाया गया
इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली स्टैंडर्ड बताया गया कि भाई 1 मीटर कितना होगा कि 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड्स में लाइट जितना ट्रेवल करती है उतना 1 मीटर होता है। ऑब्वियसली 1 मीटर ट्रेवल करती है, ये अप्रॉक्स लिया मैंने, ये सेकंड जो है अप्रॉक्स में लिया है, क्लोज टू वैल्यू। तो ऐसे ही मास तो केजी का बनाया गया कि भाई 1 केजी कितना होगा, तो 1 केजी क्या होगा कि भाई प्लेटिनम इरिडियम एलॉय जो रखा गया है उसका जो मास है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स में, पेरिस में फ्रांस में जो रखा गया है, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का जो सिलेंडर है वो 1 केजी का है। तो 1 केजी उसको माना गया स्टैंडर्ड लेवल पे यूनिवर्स मतलब ग्लोबली, तब जाके डिफाइन किया गया कि मास का 1 केजी वेट कितना है, 1 केजी मास कितना है। अब बात ये आती है इसमें कि जैसे हमने माना कि 1 मीटर कितना है, तो यूनिट 1 मीटर डिफाइन करेगा प्री डिफाइंड ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, जो पहले से डिफाइंड किया गया है, जिसको पूरी दुनिया ने मान रखा है कि इतना हमारे लिए 1 मीटर। मे बी एलियंस के लिए 1 मीटर अलग होगा, क्योंकि ये पता नहीं वो वहां पे क्या मानते हो, वो समझ भी ना पाए कि 1 मीटर किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो अर्थ है इस पे हम लोग जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग रह रहे हैं, उनके लिए 1 मीटर डिफाइंड है। उन्हें मान लिया कि भाई 1 मीटर हमारे लिए इतना होता है, जो मार्किंग कर ली, क्योंकि लाइट 1/3 इंटू 10⁸ सेकंड में इतना ही ट्रेवल कर पाती है। अब देखिए कितना छोटा हिस्सा, 1 सेकंड का 1/3 इंटू 10⁸ पार्ट, इतने कम टाइम में लाइट जितना ट्रेवल करेगी। तो अब उसी से कंपेयर करना है हमको, जैसे हमने कहा हमें 20 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो जो 1 मीटर मान के रखा है हमने उसका 20 गुना दे दो, उसका 20 टाइम्स दे दो, तभी तो हम बोलेंगे 20 मीटर कपड़ा दे दो। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमने 20 बोला, जो 20 बोली है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट कंपैरिजन विद ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। जो ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड पहले से प्री डिफाइंड है उसके साथ प्रेजेंटली हमने कंपेयर कर दिया। हमको 50 मीटर आप कपड़ा दे दीजिए, हमको 50 केजी पोटैटो आप दे दीजिए, जो 1 केजी प्री डिफाइंड है यूनिवर्सली, उससे कंपेयर कर दिया, उसका 50 गुना हमें दे दीजिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, यही तो होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफाइन कैसे करेंगे, प्रेजेंट कंपैरिजन विद ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। यूनिट क्या होती है, प्री डिफाइंड ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। तो ये बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे, थोड़ा आगे अच्छे से पढ़ेंगे, 11th क्लास का सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है, CBSE ICSE लेवल का। उसके बाद हम लोग नीट लेवल और JEE एडवांस, JEE मेंस, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, सारे लेक्चर्स हम लेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मतलब ये इंट्रो पार्ट में कुछ बड़ी बात नहीं है। अभी इसके बाद हम लोग डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फंडामेंटल क्वांटिटीज विद फंडामेंटल यूनिट्स। और ये सब आपने 9th में ही पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लेते हैं हम लोग, कुछ सीख लेते हैं इसमें। तो जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो हम लोगों को मतलब पढ़ेंगे हम लोग, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं हमारी। और इसके बाद जो क्वांटिटीज़ बनेंगी हमारी फिज़िक्स में और जो पढ़ेंगे हम, वो इन्हीं से ड्राइव होंगी, तो उनको ड्राइव क्वांटिटीज़ बोला जाता है। अब ये किसी से ड्राइव नहीं होती हैं, बाकी क्वांटिटीज़ इनसे ड्राइव होती हैं, तो इसीलिए उनको ड्राइव क्वांटिटीज़ बोला जाता है। ये फंडामेंटल है, ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, इनको ऐसा ही रखना है हमको। हमने बताया था कि आपको थोड़ी देर पहले कि फिजिक्स जस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस, ये लिखा है S.C. वर्मा सर की बुक में। तो उसका मतलब ये आपके कुछ रूल फिक्स हैं, जैसे कि घोड़ा ढाई चलेगा, ऊँट तिरछा चलेगा, वज़ीर चौतरफा चलेगा, तो कुछ है, और आपका जो पाउन है वो 1 कदम चलेगा, तिरछा मारेगा। ये स्टैंडर्ड रूल्स जो हैं, इसके साथ साथ आपका जो नेक्स्ट मूव होगा वो आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही हमारे 7 फंडामेंटल स्टैंडर्ड हैं, फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज़ हैं, इनको हमको ऐसे ही जान लेना है। इनकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनको ऐसे ही जान लेना है। तो पहली क्वांटिटी लेंथ है। लेंथ मतलब दूरी, आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो भी हमने 9th वगैरह में पढ़ाया, आपने पढ़ा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हो, कैसी भी दूरी हो, उसकी SI यूनिट मीटर, डिनोटेड बाई M। क्लियर। अब जैसे मास है, तो मास जानते हैं आप, जैसे आप कुछ भी लेने जाते हैं, 2 kg पोटैटो, 5 kg पोटैटो, जो भी आप लेने जाते हैं बाज़ार में मास,
तो केजी इसकी यूनिट हो गई, ठीक है ना। और मास की डेफिनेशन क्या होती है हम पहले भी आपको ये बता चुके हैं, ठीक है। किसी भी मैटर में जो इसकी इनर कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो मास होता है, हम पहले भी पढ़ाया है हमने। जैसे ये अगर ये सपोज ये प्लास्टिक का बना हुआ है तो ये इसका जो मास है वो प्लास्टिक कंस्टिट्यूएंट जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है उनकी वजह से है। ये कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होगा, वेट चेंज हो जाता है। जहाँ पे जी की वैल्यू बदल जाएगी वहाँ पे वेट चेंज हो जाएगा। इसको मून पे लेके जाएंगे इसका वेट चेंज हो जाएगा, इसको पोल्स पे लेके जाएंगे इसका वेट चेंज हो जाएंगे, लेकिन इसका जो मास है वो कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो मास इज द इनर कंस्टिट्यूटेड मैटर, जिस चीज़ से वो बना हुआ है। क्लियर। इनर्शिया को भी मास ही डिफाइन करता है, इनर्शियल प्रॉपर्टी मास की वजह से ही होती। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ा चुके हैं क्लास 9th में बच्चों को, तो आप चाहें तो वो वैसे लेक्चर भी देख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। ये देखो, उसके बाद थर्ड क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल है टाइम। टाइम आपको पता है, क्लियर। अब स्केलर वेक्टर की बातें हम आगे करेंगे। टाइम आपको पता है, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट SI यूनिट MKS सेकेंड। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, तो ये तो आप पहले ही समझ गए होंगे लेंथ मास टाइम क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट ये भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे 10th क्लास में, नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का मतलब होता है धारा, तो पानी की धारा, तो रिवर में बोलते हैं ना करेंट्स ऑफ वाटर इज सो हैवी, तो ऐसे ही चार्ज की धारा, चार्ज जब बहता है ना तारों के अंदर तो उसकी जो धारा होती है उसी का मतलब होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी स्टैंडर्ड SI यूनिट एम्पियर, डिनोटेड बाय A। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस जो नापते हैं हम लोग, तुम्हारे मुंह में थर्मामीटर घुसा दें तुम्हारा टेम्परेचर मेजर करेंगे, ज़्यादा है बुखार है कम है, तो ये टेम्परेचर भी आप जानते हैं, इसकी SI यूनिट नॉट डिग्री सेल्सियस, इट्स केल्विन, डिनोटेड बाय K। तो ये क्वांटिटीज़ आप 5 तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये एक नया आ गया छठवां, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये क्या होता है, अजीब सा लग रहा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी स्टैंडर्ड है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, जैसे अभी हम स्टूडियो में आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे लाइट का फ्लक्स है, चमक है। इस चमक का जो कैलकुलेशन करते हैं हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी से करते हैं। आप रूम में बैठे हैं, हमने कहा लाइट कम है, बोले हाँ सर लाइट कम है, एकदम से 5 ट्यूबलाइट ऑन कर दी हमने, तो हमने कहा लाइट बहुत ज़्यादा है, आंखें चौंधिया रही हैं बिल्कुल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर कर रहा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आप मतलब देसी भाषा में समझें तो जो चमक है इसका मेजरमेंट हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी करते हैं और उसकी यूनिट है कैंडला। अब पहले के ज़माने में लाइट तो थी नहीं भाई, लाइट का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ, तो लोग दिया जलाते थे और अमेरिकन कैंडल जलाते थे। तो उन्होंने कहा कैंडल से निकली रोशनी और उससे बनी चमक, तो नाम रख दिया कैंडल ला, तो बन गया कैंडल ला, कैंडला, तो डिनोटेड बाय CD। और सातवीं हमारी आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखिए, जब हम लोग थोड़ा सा बेसिक लेवल पे पढ़ते हैं केमिस्ट्री में या एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, कितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो उस लेवल पे बात करते हैं जिस चीज़ से ये बना है लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं, जैसे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हैं। तो उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को उस लेवल पे कैलकुलेशन के लिए हमें मोल की ज़रूरत पड़ती है। अब मोल इसकी यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल हो गई। बट मोल होता क्या है, अब मोल होता है नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम, और इसको कन्वर्ट कर दो केजी में तो 0.012 kg ऑफ कार्बन एटम। ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया। क्यों किया गया वो अलग लेक्चर में बताऊंगा कि कार्बन को ही क्यों लिया गया। क्लियर। सबसे कम एरर आती है इसमें, ये सब बातें बाद में कर लेंगे, फिलहाल में हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर बात करें। तो नंबर ऑफ एटम्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, तो 1 मोल में कितने होते हैं 6.023 10 to the power 23। क्लियर। तो 1 मोल की बात करेंगे, हमने कहा आपके पास 1 मोल ऑफ ब्लैक मार्कर है, तो आपके पास कितने मार्कर हैं 6.023 10 to the power 23 मार्कर्स। पूरा शहर भर जाएगा, मोहल्ला भर जाएगा। तो 1 मोल का मतलब होता है ये नंबर, और इसी नंबर को एवोगाड्रो कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। इतना आप सीख लो पहले, ठीक है ना। अब 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं, अब जब डायमेंशन आगे आएगा तो उसमें हम क्या बताएंगे कि लेंथ का डायमेंशन क्या है। लेंथ का L उठा लिया, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। क्यों, ये आगे बताने वाले हैं, यही हम थोड़ा समझा दें आपको बस। मास का कैपिटल M उठा लिया,
डायमेंशन बनाने के लिए क्वांटिटीज का जब भी डायमेंशन बनाएंगे हमेशा कैपिटल लेटर का ही यूज करना है। स्मॉल लेटर डायमेंशंस में नॉट अलाउड, गलत कर दिया जाएगा। कैपिटल लेटर और हमेशा इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना ही करना है, कंपलसरी। क्यों, अभी बताने वाले हैं आगे। पहले ये जानिए कि ऐसा करना है। टाइम का टी ले लिया, ये इनके डायमेंशन बनते जा रहे हैं, क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट का स्मॉल ही लिया नहीं, कैपिटल ही लिया नहीं, एम्पियर का ए जरूर ले लिया, यूनिट का उठा लिया ए। कई जगह आपको कैपिटल आई से भी मिलेगा, एक ही बात है। टेम्परेचर, क्योंकि टाइम में टी ले चुके हैं तो केल्विन का के उठा लिया, ये इसका डायमेंशन हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एल पहले ले चुके हैं तो कैंडेला का सीडी ले लिया। अब सी कैपिटल और डी स्मॉल नोटेशन के लिए ऐसा ही रखा गया डायमेंशन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल था तो मोल का मोल ही ले लिया और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की 7 बेसिक यूनिट्स हो गई और ये इनके डायमेंशन हो गए। तो इतना आप पहले से जान लीजिए, फिर इस पर कुछ हम लोग काम भी करेंगे आगे। अब बात आती है ड्राइव क्वांटिटीज की। तो ड्राइव क्वांटिटीज हम लोग ड्राइव कर लेंगे, जैसे हम बताते हैं ड्राइव क्वांटिटीज अभी। तो ड्राइव क्वांटिटीज, तो आप इसे बोल सकते हैं द क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। तो जैसे इसमें कोई भी एक ले लो, जैसे स्पीड ले लो आप, स्पीड इक्वल टू यू नो दैट डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर। तो ये एक ड्राइव क्वांटिटीज हो गई। यूनिट निकाल लेंगे हम, इसकी यूनिट डिस्टेंस की होती है फंडामेंटल मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट, ड्राइव यूनिट ऑफ स्पीड। तो ऐसे ही फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, डेंसिटी की निकाल लेंगे हम लोग ऐसे ही। तो बहुत सिंपल हल्की चीजें हैं। दैट इज डेंसिटी हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो केजी, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, इसकी ऐसा यूनिट हो गई। तो इस तरह से हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज को समझ सकते हैं। अब बात आती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स के सिस्टम को हम लोग एक बार देख लें। तो हमको मालूम है एक एमकेएस सिस्टम होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, एक सीजीएस सिस्टम होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लिखने की जरूरत नहीं है सब। एफपीएस भी होता है, फुट पाउंड सेकंड, लेकिन उसकी जरूरत आपको फिजिक्स में यहाँ नहीं पढ़ने वाली, ठीक है। पढ़ेगी तो हम वही और ऑन द स्पॉट आपको बता देंगे। अब बात आती है एसआई। एसआई क्या है? तो एसआई क्या है? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो हमने मानी है यूनिट्स, सब एसआई यूनिट्स ही हैं वो, बस इसमें 2 सप्लीमेंट्री और ऐड कर दी जाती हैं। एक कर दिया इन्होंने प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट हो गई रेडियन। एक कर दिया इन्होंने सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट होगी स्टीरेडियन। अब आप कहेंगे सर प्लेन एंगल तो समझ में आता है, सपोज सर ये आर्क है और ये एंगल थीटा है और ये रेडियस, क्योंकि ये आर्क एक किसी सर्कल से काटा गया होगा तो इसका एक रेडियस होगा। तो प्लेन एंगल की जो डेफिनेशन सर अभी तक हमने पढ़ी है, दैट इज प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क, ये जो आर्क सबटेंड किया एंगल ने, अपॉन रेडियस। अब आप कहेंगे सर सॉलिड एंगल, ये नई चीज क्या आ गई जिसकी यूनिट आप स्टीरेडियन बता रहे हैं। तो सॉलिड एंगल क्या होता है बेटा? ये होता है, ये चने वाला कोन बनाओ आप, ये चने वाला कोन। अब ये चने वाला जो कोन है, इस कोन से हम कहें कि इसके जो सेंटर है, अब ये कोन किससे काटा गया होगा? ये किसी स्फीयर से काट लो आप इसको, किसी स्फीयर से इस कोन को काट लो और सोचो कि ये उस स्फीयर का सेंटर है, ये नोक इसका सेंटर है। तो ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, एक सॉलिड फॉर्म में 3D एंगल बनेगा यहाँ पे, उसको कहते हैं। तो चने वाले कोन के बीच में यहाँ जो सेंटर एंगल फॉर्म होगा, दैट इज सॉलिड एंगल। इसको आपको ऐसे ही समझना है, उसको हम आगे और जरूरत पड़ेगी, अभी बताएंगे। अभी आप इतना ही समझ लो कि हाँ ये सॉलिड एंगल ऐसा कुछ होता है। तो
इसके बाद तो कुछ अब ज़्यादा इसमें है नहीं। अब बात यह है कि चलो डायमेंशन निकालना हम लोग सीखते हैं। तो डायमेंशन निकालना अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो चलो कुछ अच्छी अच्छी क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकालना सीख लेते हैं। ये तो आपके स्कूल लेवल के टीचर और सभी लोग बता देते हैं, डायमेंशन वगैरह में कुछ होता नहीं है। क्लास 11th का बहुत बेसिक लेवल होता है डायमेंशन। एक्चुअली डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन जो मैंने लिखा है यहां पे, इट डिनोट्स द फिजिकल नेचर ऑफ द क्वांटिटी। मतलब ये क्वांटिटी के बारे में बताता है, बाकी इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है, ना ही इसको यूनिट से मतलब है कि आप MKS में बोल रहे हैं CGS में बोल रहे हैं। जैसे हमने कहा कि 20 kg ऑफ मास, तो हमने कहा कि 20 kg ऑफ मास, 20 kg राइस ले लिया आपने। 20 kg राइस अगर हमने कहा इसका डायमेंशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये मास है तो इसका डायमेंशन तो सर m होगा। और हमने कहा कि 2 ग्राम ऑफ समथिंग, 2 ग्राम, तो उसका डायमेंशन भी m ही होगा। इट डजंट मैटर कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इट डजंट मैटर कि यूनिट क्या है, ओनली द थिंग इज मैटर क्वांटिटी क्या है, ओनली क्वांटिटी क्या है, बस ये मैटर करेगा यहां पे, और कुछ मैटर नहीं करेगा। तो डायमेंशन क्या बताते हैं, डिनोट्स द फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटी। अब वो चाहे आपकी 2 सेंटीमीटर की दूरी हो, चाहे 5 किलोमीटर की दूरी हो, चाहे 1000 किलोमीटर की दूरी हो, सबका डायमेंशन क्योंकि लेंथ है, दूरी है, तो आपका L ही आएगा। क्लियर? एक बात और बता दूं आपको, नंबर्स आर डायमेंशनलेस। पहले ही बताया हमने कि नंबर का अंतर पड़ेगा ही नहीं। नंबर्स आर डायमेंशनलेस, ऑल नंबर्स, प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस। कोई नंबर हो आपका, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, कुछ भी हो, ठीक है, डेसिमल नंबर, कुछ भी। तो जिन क्वांटिटीज का डायमेंशन लेस हम बोले, नो डायमेंशन, तो नो डायमेंशन, नो डिम, नो डायमेंशन मीन्स डायमेंशन इक्वल टू 1, नॉट 0। 0 मत कर देना। जिसकी भी क्वांटिटी का आगे भी हम बात करने वाले हैं, बहुत सी चीजें ऐसी जिसके डायमेंशन नहीं होते हैं। जिसका भी डायमेंशन नहीं होगा उसका डायमेंशन 1 माना जाएगा। जैसे हमने कहा आपसे एंगल, एंगल होगा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है, दूरी, इसका डायमेंशन L। रेडियस क्या है, दूरी, इसका डायमेंशन भी L। L से L कट गया, आ गया 1। तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। जैसे हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपका, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, कोसेक, सेक, कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जैसे आपने लिया टेन थीटा सपोज, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, दूरी, इसका डायमेंशन L। लेंथ, बेस भी एक दूरी होगी, उसका डायमेंशन L। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैव डायमेंशन 1, मतलब इट हैज नो डायमेंशन। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का डायमेंशन नहीं होता। तो ये चीज़ तो हम आगे भी कैलकुलेट करेंगे आगे। फिलहाल में कुछ हम डायमेंशन आपको निकालना या सिखा दें जिनके डायमेंशंस निकलते हैं और पूछे भी जाते हैं। बाकी सारी क्वांटिटी जो लिखी होती हैं पूरी फिजिक्स की एक साथ, वो अभी आप जानते नहीं हैं। तो जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटीज़ को, चैप्टर्स को समझेंगे, उसी टाइम पे उसके डायमेंशन भी निकालते हुए जाएंगे, ताकि क्वांटिटी भी समझ में आए, डायमेंशन निकालें। जैसे अभी हम आपसे कहते हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, तो अभी आप एंगुलर मोमेंटम जानते नहीं हो। हम आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आप जानते नहीं हो, उसकी डायमेंशन निकाल भी दें यहाँ पे, तो आपको क्या लगेगा, क्वांटिटी पता नहीं, डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो जो आप जानते हैं उसके अभी निकालेंगे, उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर में वो टॉपिक आता जाएगा उसके डायमेंशन एट अ टाइम ऑन द स्पॉट हम निकालते जाएंगे, समझते जाएंगे। अब वो कुछ बुक्स में क्या है, इकट्ठे पूरे 150 डायमेंशन निकाल के रख दिए उन्होंने। अब कहा इनके फॉर्मूले याद कर लो। अरे बच्चे को पता नहीं है कि वो डायमेंशन क्वांटिटी क्या है, तो उसको रटे। तो ज़्यादा रटने पे फोकस नहीं करना है। फिर फिजिक्स पढ़ने का मतलब क्या, फिजिक्स पढ़ने का मतलब ये है कि आप जितना भी है दिमाग से सॉल्व करें, रटें बिल्कुल मिनिमम। रटना थोड़ा बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मेमोरी में थोड़ा बहुत होना चाहिए कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ तो आपको पता ही है। अब ये नहीं कि आप पता लगा 150 डायमेंशन बच्चों को रटवाए जा रहे हैं, ये सब नहीं। देखो जैसे हम तुमसे कहा
यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी हमको पता है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन क्या होता है, दैट इज m। वॉल्यूम का क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो L L L, लेंथ भी दूरी, ब्रेथ भी दूरी, हाइट भी दूरी, तो कितना हो गया L क्यूब। इसको ऊपर ले जाओ, दैट इज m L माइनस 3 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। क्लियर। जैसे तुमसे कहा स्पीड का डायमेंशन बताओ या वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ, समझते जाना। तो लगा दो, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है दूरी अपॉन टाइम ही, कुछ भी लगा दो आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया L, टाइम हो गया T, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करिए, T को ऊपर ले आइए, LT माइनस 1। स्पीड ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया आपका। आपसे हमने पूछा एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताइए। आपको पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन आप निकाल चुके हो, दैट इज LT माइनस 1। एक T और नीचे आ गया क्योंकि टाइम का होगा, ये ऊपर जाएगा T माइनस 1 और हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, क्या हो जाएगा LT माइनस 2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। किसी ने आपसे पूछा भैया फोर्स का डायमेंशन बताइए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए। ये आपको मालूम है। मास का डायमेंशन क्या हो गया m, एक्सेलरेशन आपको पता ही है LT माइनस 2। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m LT माइनस 2। वेरी सिंपल, कोई भी डायमेंशन आप आराम से निकाल सकते हो। और भी 2-3 क्वांटिटी अगर हम उठा लें, दिमाग में तो भी याद नहीं आ रही हमको, मतलब बहुत सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी ले लो अपने मन से। और मोमेंटम ले लीजिए, चलिए। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। पढ़ चुकी हो, 9th में पढ़ चुकी हो, देख लो थोड़ा। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, मास वेलोसिटी की LT माइनस 1 MLT माइनस 1। कोई भी क्वांटिटी की आप डायमेंशन निकाल सकते हो, वेरी सिंपल। थोड़ा बुक से प्रैक्टिस कर लो, आप NCERT जो भी आप बुक पढ़ते हो, बस केवल फंडामेंटल क्वांटिटीज की आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, बस उन्हीं को रखना है और कुछ नहीं है। आप सिंपल देख लो, बार बार ये रिपीट होता है, वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी। कहाँ गया ये, निकाला था मैंने, हाँ वेलोसिटी। इसका डायमेंशन बार बार रिपीट होगा आगे डायमेंशंस में, तो बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं। एक्सेलरेशन का LT माइनस 2 और वेलोसिटी का LT माइनस 1, तो वाह से वेलोसिटी, तो दिमाग में रखने के लिए याद रहता है LT माइनस 1 वाह वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी का -1 है, एक्सेलरेशन -2 है, क्योंकि कई बार इनके बार बार यूज होते हैं ना, तो बार बार इनका निकल नहीं पाता है जल्दी करने के लिए। तो वेलोसिटी LT माइनस 1, एक्सेलरेशन LT माइनस 2, ये ज़्यादा बार भी यूज होता है। ठीक है, अब जैसे आपसे किसी ने पूछा डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं, दैट इज हाफ mv²। तो नंबर डायमेंशन लेस, इसका डायमेंशन 1 होता है, आपको पता है, बता चुके हैं। प्योर नंबर सारे डायमेंशन लेस, इनका डायमेंशन 1 होता है। मास का m होगा, वेलोसिटी का क्या है LT माइनस 1, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर को ओपन करो, m का तो m आएगा, L2 हो जाएगा, T माइनस 2 हो जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करो। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का। अब देखना एक बात और देख लीजिए, इसमें आप पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन निकालो। अब निकाल दो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, दैट इज पढ़ा है 9th में mgh। उतना ही जानो, ज्यादा नहीं जानो, अभी हम आगे सिखाएंगे आगे। mgh सर मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज द g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज द हाइट, ये दूरी है, ये मास है और ये एक्सेलरेशन है। कर दो मास एक्सेलरेशन सर LT माइनस 2 अभी आपने बताया, और h दूरी है, L होगा इसका डायमेंशन। ये कितना हो गया m L2 और T माइनस 2। जो काइनेटिक एनर्जी का आया वही पोटेंशियल एनर्जी का आया। इनफैक्ट दुनिया की कोई एनर्जी का निकालोगे आप डायमेंशन, यही आएगा
एवरी एनर्जी हैव सेम डायमेंशन दिस। आगे कई एनर्जीज हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, क्या ठीक है, सारी एनर्जीज का डायमेंशन यही आएगा, क्योंकि डायमेंशन का मतलब ही है इट ओनली टेल्स अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ द क्वांटिटी। वो केवल आपको नेचर बताएगा क्वांटिटी का, कि वो एनर्जी है, कि मोमेंटम है, कि वेलोसिटी है, वो नेचर बता रहा है आपको। आप सुन पा रहे हो तो समझ लो इस बात को। अब जैसे वर्क है, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपने पढ़ा है क्लास 9th में, तो वर्क का भी निकालो। वर्क क्या होता है? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इतना ही जानो, स्केलर डॉट की बात आगे करेंगे। आपको इतना पता है वर्क होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन निकालो। फोर्स क्या होता है सर? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास का हो गया सर m, एक्सेलरेशन को हो गया lt माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट सर दूरी है, इसका भी l हो गया। डायमेंशन देखो, इसका l स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज m l स्क्वायर t माइनस 2। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेम डायमेंशन, ऑल एनर्जीज हैव सेम डायमेंशन। तो जिन क्वांटिटीज का नेचर सेम फिजिकल नेचर होगा, मतलब दुनिया में वो सेम फिजिकल नेचर पर वर्क कर रहे हैं, उनके डायमेंशन अपने आप सेम आ जाएंगे। यही सब चेक करने के लिए डायमेंशन कन्वेंशन किया गया। तो कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल उसी बनते हैं। ठीक है, तो उसको भी हल स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बच्चों, जो क्वांटिटीज के डायमेंशन नहीं होते हैं उन पे सवाल ज़्यादा आते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, पावर्स। तो उस पर हम एक डिटेल लेक्चर अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो लास्ट लेक्चर पे हमने डायमेंशंस निकालना सिखाया था, और हमने बताया था कि कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जो जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन नहीं होती है, जिनकी भी डायमेंशन नहीं होती, उन पे भी कई सारे सवाल आते हैं। तो आज उस पर हम न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे कि किस तरह से उस डायमेंशन हम निकालेंगे। वैसे सवालों में जब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि डायमेंशन इक्वल टू 1 मीन्स डायमेंशन लेस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, क्योंकि आप कोई भी लेंगे साइन थीटा, टेन थीटा, कोई भी लेंगे आप, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर भी लेंथ होगी, हाइपोटेनस भी लेंथ होगी, एल से एल कट जाएगा तो 1 डायमेंशन आएगा। और जिसका भी डायमेंशन 1 आता है मतलब डायमेंशन लेस बोलेंगे उसको। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डायमेंशन लेस। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये भी डायमेंशन लेस। ये क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि e की पावर, यहाँ पे कोई एंगल लिखा होगा, कोई नंबर लिखा होगा, एक्चुअली में e भी एक नंबर होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो इसकी कोई पावर भी एक नंबर होगी या एंगल होगी, इसकी कोई एक पावर होगी, सवालों में मिलेगा आपको। तो ये एक नंबर है, इसकी अगर कोई एक पावर आएगी तो वो भी एक नंबर आएगा, तो ये अपने आप में डायमेंशन लेस होता है। और इसकी जो पावर होती है ये भी अपने आप में डायमेंशन लेस होती है, तभी हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशन लेस। अब ई का यूज कहाँ होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, ये हम आगे के लेक्चर्स में आपको बताएंगे। और थर्ड में हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस की। जो लॉगरिथमिक फंक्शंस होंगे तो लॉग ऐसे लिखा जाता है, सपोज log 2 बेस 10, तो लाइक दैट यहाँ पे एक नंबर होगा और इसके बेस में भी एक नंबर होगा, और लॉग अपने आप में रिजल्ट में एक नंबर आएगा, तो लॉग अपने आप में डायमेंशन लेस होगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस को डायमेंशन लेस बोला जाता है। यहां पे जो नंबर होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा, इसके बेस में जो नंबर होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि आपको मालूम है प्योर नंबर्स आर डायमेंशन लेस। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस भी डायमेंशन लेस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, लॉगरिथमिक हो गए, एक्सपोनेंशियल हो गए। और एंगल का हम बता ही चुके थे आपको, एंगल इज इक्वल टू बताया था हमने आर्क अपॉन रेडियस। इसकी भी ये दूरी है, एल डायमेंशन आएगी, रेडियस भी एक दूरी है, एल डायमेंशन आएगी, तो ये कट के अपने आप 1 हो जाएगा। 1 डायमेंशन मतलब नो डायमेंशन। तो ये अगर आप जान गए तो इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चंस परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि किसी ने आपको सवाल दिया y इज इक्वल टू
ए ई की पावर के टी। इस सवाल में आपसे बोला गया जो टी है वो टाइम है, ए जो है सपोज ये लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, कुछ भी बोला गया लाइक दैट, और वाई भी डिस्प्लेसमेंट है, ये आपसे बोला गया। और कहा गया व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के का डायमेंशन आपको बताना है। तो आपको मालूम है कि ये क्वांटिटी पूरी डायमेंशन लेस होगी, इसकी पावर में जो होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा। इट मीन्स के टी की जो डायमेंशन होगी वो 1 होगी। डायमेंशन लेस का मतलब डायमेंशन 1, और आपको पता है टी टाइम है, तो टी की डायमेंशन होगी कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट 1, तो के की डायमेंशन कितनी आ गई टी माइनस 1। तो इस तरह के सवालों में आपको बिल्कुल भटकना नहीं है, ना ही ज़्यादा सोचना है। आप सिंपल उसी पे जाएं जो हमने अभी आपको जस्ट अभी पढ़ाया, और आराम से आप आंसर दे पाएंगे। क्योंकि देखने में लगता है ये किसकी डायमेंशन क्या बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत होती है फोर्स की डायमेंशन बता दो, मोमेंटम की डायमेंशन बता दो, सिंपल वेलोसिटी की बता दो, डिस्प्लेसमेंट, और सिंपल क्वांटिटी जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब, वर्क, पावर, एनर्जी की डायमेंशन, ये सब बुक्स में दे रखा है, सब कोई बताता है। तो उस पर जनरली आपको क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, वो तो हर कोई बता देता है। इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको थोड़ा लगे कि हम कर नहीं पा रहे हैं, कैसा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए, दैट इज आपको किसी ने दिया y इज इक्वल टू a sin kx। अब इसमें हमने बता दिया x डिस्प्लेसमेंट है, a डिस्प्लेसमेंट है, y डिस्प्लेसमेंट है, k की डायमेंशन बताइए। तो आपको पता है कि सर ये पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सर इसकी डायमेंशन तो 1 होगी नहीं, डायमेंशन मतलब 1 होगी, और इसके एंगल इसके सामने हमेशा एक एंगल आएगा, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा। हमने बताया था कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हो आपका, तो एंगल अपने आप में डायमेंशन लेस होता है, और ये पूरा अपने आप में डायमेंशन लेस होता है। सर ये भी डायमेंशन लेस होगा, इट मीन्स के एक्स की डायमेंशन कितनी होगी 1, और एक्स क्या बताया डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी हो जाएगी L इज इक्वल टू 1, तो K की डायमेंशन कितनी आ गई L माइनस 1। तो इस तरह के सवालों से आपको घबराना नहीं है, कई बुक्स में आपको ऐसे सवाल मिल जाएंगे, तो आप आराम से डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस का a कॉस ऑफ गामा टी प्लस का फाई। अब इस सवाल में किसी ने आपसे पूछा कि ओमेगा की डायमेंशन बताइए, बताओ। तो हम जानते हैं कि ये अपने आप में डायमेंशन लेस है, ये अपने आप में डायमेंशन लेस है, और ये अपने आप में डायमेंशन लेस है। तो ओमेगा टी की डायमेंशन लेस मतलब 1, तो ओमेगा की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी कैपिटल टी, तो इसकी हो जाएगी टी माइनस 1। इसको उस तरफ ले जाओगे 1/t, तो टी माइनस 1 ओमेगा की निकल आएगी। ऐसे ही हम लोग गामा की निकाल लेंगे। अब डायमेंशंस की कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल परफॉर्म कर लेंगे। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि हम लोग ने डायमेंशन जो पढ़ा, जो हम लोग बार बार डायमेंशन निकाल रहे हैं, इसका कहाँ कहाँ यूज़ आता है फिजिक्स में। तो सबसे पहला यूज़ डायमेंशन का आता है, चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन आपके सामने लिखी है तो वो सही है गलत है, ये आप डायमेंशन से चेक कर सकते हो। और सपोज आपके सामने लिखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सभी लोग जानते हो ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको चेक करना है ये करेक्ट इक्वेशन है, तो इसमें आप एक लाइन ऐड कर सकते हो इस हेडिंग के नीचे कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर नेचर फिजिकल क्वांटिटीज ओनली। इस बात का मतलब क्या हुआ कि सपोज आपके पास मैंने 5 मैंगोज दे दिए, 5 मैंगोज आपके हाथ में दिए मैंने, उसके बाद आपको 5 बनानास दे दिए,
अब हमने पूछा आपके पास कितने मैंगोज हैं, तो आप बोलेंगे सर 5 मैंगोज हैं, आप 10 नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप बनानाज को मैंगोज में ऐड नहीं कर सकते। आप सिमिलर नेचर की ही फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होती है, इस बात को ऐसे समझिए आप। जैसे अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशन क्या बताता है, फिजिकल नेचर ऑफ द क्वांटिटी, मैंने कल भी बताया था। तो जो इसका फिजिकल नेचर है, वैसे इसका फिजिकल नेचर क्या है, ये वेलोसिटी है, तो इसको भी वेलोसिटी होना पड़ेगा और इस पूरे को भी वेलोसिटी होना पड़ेगा, तभी ये ऐड हो सकते हैं। तो हम चेक करेंगे क्या इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशन से, बिल्कुल। इट मींस कि अगर ये पूरा आम है तो ये भी आम होना चाहिए और ये भी, इसका रिजल्टेंट भी आम आना चाहिए। अगर ये 5 आम है और ये 5 आम है तो ये 10 आम ही आना चाहिए, इसमें बनानाज नहीं आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं, इसका आप डायमेंशन निकालो, वेलोसिटी का पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज LT-1। ये भी इनिशियल वेलोसिटी है, नेचर सेम है, LT-1। एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 और एक टाइम का डायमेंशन t, तो ये भी कितना हो गया, LT-1। तो LT-1 एडेड विद LT-1 गिव द रिजल्ट LT-1। तो ये इक्वेशन करेक्ट, डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है, ये हम लोग ऐसे बता सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को हम लोग चेक करके बता सकते हैं, जैसे हमने बोला यहाँ पे आप चेक करिए, v² = u² प्लस का 2as, इसको आप चेक करो डायमेंशनली। अब डायमेंशनली आप इसको अगर चेक करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये वेलोसिटी है तो LT-1 का स्क्वायर, सर ये भी वेलोसिटी है तो LT-1 का स्क्वायर, सर ये तो 2 का डायमेंशन, सर प्योर नंबर सा डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं आएगा। एक्सेलरेशन का LT-2 और ये डिस्प्लेसमेंट L, क्लियर। अब आपने ये डायमेंशन चेक किया तो ये हो गया L2T-2, ये किया चेक आपने L2T-2, और ये भी डायमेंशन आपने चेक किया तो ये हो गया L2T-2। इट मींस ये इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन किसी ने अगर बोला v² = u² प्लस का as ओनली, ये बोला, उसने 2 हटा दिया और तुमसे पूछा क्या इक्वेशन करेक्ट है, तुम बोलोगे चलो डायमेंशन से चेक कर लेते हैं। तुम्हें इक्वेशन याद नहीं है, तुम्हें पता है 2as होता है तो तुम बता दोगे नहीं गलत है ये, लेकिन डायमेंशन चेक करेंगे। इस केस में भी इसकी डायमेंशन क्या आएगी, L2T-2, जो यहां पे आई थी, इसकी भी वही आएगी, ऑब्वियसली इसकी भी वही आएगी, एक्सेलरेशन की LT-2 और ये L, तो ये भी हो जाएगा L2T-2 और ये भी हो जाएगा L2T-2, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं और यहां पे कोई नंबर है नहीं, होता तो भी डायमेंशन लेस, उसकी डायमेंशन 1 होती तो भी हमें नहीं दिखाई देती इसमें, और नहीं है तो भी नहीं दिखाई दे रही। इट मींस हम केवल डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन को नहीं कह सकते, इट इज एक्चुअली करेक्ट, ये नहीं कह सकते हम कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली रिजल्ट में अगर करेक्ट आ गई है तो एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड में करेक्ट है, ये हम नहीं कह सकते। हाँ, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो फिजिकल वर्ल्ड में रॉन्ग जरूर है। तो रॉन्ग साइड वाली बात से हम परफेक्शन में कह सकते हैं, बिल्कुल श्योर है कि अगर कोई डायमेंशनली रॉन्ग होगी तो 100% रॉन्ग है, लेकिन कोई डायमेंशनली करेक्ट होगी तो 100% करेक्ट है, ये हम नहीं कह सकते। बस यही इसका लिमिटेशन है। तो ये डायमेंशन का यूज आप सीख गए। आप लिख सकते हो, इस बात को आप लिख सकते हो, डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज 100% एक्चुअली रॉन्ग, बट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी एक्चुअली रॉन्ग, मे बी एक्चुअली करेक्ट। सेकेंड डायमेंशन का यूज जो आपके बताए जाते हैं, conversion of units, that is conversion of units. अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में जैसे किसी ने आपसे कहा, एक केस लेते हैं, सपोज इस रॉड का केस ले लेते हैं, इस स्टिक का केस ले लेते हैं। मैंने कहा
द लेंथ ऑफ रॉड, तो यहां पे इसकी हम लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और यहां पे लिखेंगे इसकी यूनिट, इज 2 मीटर। किसी ने बोला 2 मीटर, तो 2 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, यूनिट इसकी मीटर हो गई। फिर किसी ने बोला द लेंथ ऑफ रॉड, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो आप, तो कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। फिर किसी ने कहा द लेंथ ऑफ रॉड, इसको मिलीमीटर में चेंज कर दो, दैट इज 2000 मिलीमीटर। तो यहां पे आप देखोगे कि यूनिट जैसे छोटी होती जा रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू वैसे ही बढ़ती चली जा रही है। इट मीन्स अगर हम यहां पे देखें तो 2 मीटर भी वही मेजरमेंट है जो 200 सेंटीमीटर है और जो कि 2000 मिलीमीटर है। अगर ये एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और ये यूनिट u1 है, तो दूसरे सिस्टम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और यूनिट u2 है, और ये तीसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n3 है और यूनिट u3 है। तो यहां से n1 u1 इक्वल टू n2 u2 आपको कई सारी बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। तो इस तरह से हम लोग यूनिट कन्वर्जन का एक छोटा सा खेल खेलेंगे न्यूमेरिकल के साथ। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। किसी ने बोला कि 1 जूल को आप अर्ग्स में कन्वर्ट करिए। एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में जो यूनिट है एनर्जी वर्क की जूल है और सीजीएस में अर्ग है, तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। क्लियर? ये कहाँ से कैसे कैसे यूनिट के नाम आ जाते हैं, बच्चे लोग यही सोचते रहते हैं। देखते हैं इसको। किसी ने बोला कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। ठीक है, तो हमने इस सिस्टम को उठाया। अभी हमने क्या सीखा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो हमने देखा कि सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है n1 इज इक्वल टू 1 यूनिट जूल में दे रखी है और अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो n1 कितना दिया है 1। क्लियर? यूनिट जूल, एक्चुअली जूल द यूनिट ऑफ वर्क। इसको आप थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो वर्क क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज केजी। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी मीटर, तो यह मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज 1 जूल। क्यों? क्योंकि जूल जो यूनिट है ये होती है वर्क की यूनिट। अगर वर्क को हम जानते हैं थोड़ा बहुत तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा ही जान लो अभी। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास की एसआई यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक फिर से मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो गई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। n2 हमें निकालना है दूसरे सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में निकालना है। u2 हमें कन्वर्ट करना है तो हमें सीजीएस में लेके आना है। तो सीजीएस में यूनिट क्या होती है, दैट इज ग्राम। केजी का हो जाएगा ग्राम, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर और सेकंड तो सेकंड ही रहता है, पढ़ा चुके हैं। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस ग्राम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सेकंड तो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 1 kg हमें ग्राम में जाना है तो kg को ग्राम में चेंज कर लेंगे तो 1000 ग्राम। मीटर इज 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू n2 की वैल्यू हमें निकालनी है और ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 3, ये पावर 2 है, पावर 2 4, 10 की पावर 7 हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू n2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, सेकंड। तो n2 इक्वल टू क्या आ गया,
n2 इक्वल टू आ गया, यहां लिख देते हैं n2 इज इक्वल टू क्या आ गया 10 की पावर 7 अर्ग्स। तो वर्क की सीजीएस सिस्टम में हमें यूनिट मिल गई 10 की 1 जूल इज 10 की पावर 7 अर्ग्स। तो इस तरह से आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये करते रहना, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसको सेंटीमीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है तो यहीं से हो जाएगा। बस बड़े से छोटे में जाना है तो बड़े को छोटे में तोड़ लो, और छोटे से बड़े में जाना है तो छोटे को बड़े में तोड़ लो। बस जिसमें जाना है उसी को रोक के काट दो, कुछ नहीं है और उसमें। अब कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं। सपोज वंडरवॉल इक्वेशंस, वंडरवॉल्स इक्वेशंस, वंडरवॉल्स इक्वेशन क्या दी है, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये दिया है आपको। और इस इक्वेशन में बताया गया है कि जो v है ये वॉल्यूम है, जो p है वो प्रेशर है। v वॉल्यूम है, p प्रेशर है, एंड t इज टेम्परेचर। पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, pv इज इक्वल टू nRT, ये पढ़ा है आपने कभी? तो आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी अपने लोअर स्टैंडर्ड में, 9th तक कहीं पढ़ी होगी आपने। तो बस उसी का ये ओरिजिनल फॉर्म है। अब T इज द टेम्परेचर बोल ही दिया इन केल्विन। किसी ने पूछा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट A एंड B, A और B की डायमेंशन आपको बतानी है। अरे साला ये क्या हो गया, अब ये और A और B की डायमेंशन पूछ रहे हैं, तो इसमें बाबू कैसे करेंगे? अब देखो कैसे करेंगे। तो पहले करेंगे थोड़ी सी सफाई, फिर इसकी करेंगे धुलाई। तो हमने क्या सिखाया कि हमेशा सेम नेचर की, सेम डायमेंशन, सेम नेचर की क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं। क्लियर? जो आम में आम ही ऐड होंगे, अमरूद ऐड नहीं हो जाएंगे। तो जो डायमेंशन सेम होगी वही क्वांटिटीज इक्वेशन में ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों ही बातें हैं। तो हमने बोला कि इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है ये P इसमें ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका डायमेंशन होगा वही इस पूरे का डायमेंशन होगा। इट मीन्स A अपॉन वी स्क्वायर हैव डायमेंशन इज इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? प्रेशर इज द फोर्स अपॉन एरिया, पढ़ा चुके हैं। तो प्रेशर द फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा? एल स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ए का हमें निकालना है, तो बस वॉल्यूम का और रख दें, चलो यही रख देते हैं। तो वॉल्यूम का क्या होता है? एल क्यूब, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो एल क्यूब होगा, उसकी पावर 2 है, तो एल की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर? तो क्या हो गया, ये स्क्वायर से यहां पावर 4 बचेगी, और ये है ही है, तो ए की पावर क्या होगी? m, l की पावर 5 t माइनस 2। ये आ गया ए का हमें डायमेंशन कांस्टेंट। तो ये डायमेंशन अगर ए का निकल आया, अब v का निकालना है, तो ऑब्वियसली v और b सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सेम नेचर की क्वांटिटी होंगी, मतलब इनके डायमेंशन सेम होंगे। तो जो b का डायमेंशन होगा वही v का होगा। तो v का क्या है? वॉल्यूम, l क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा? l क्यूब। तो देखने में हवा लग रहा था, बाकी उसमें कुछ नहीं है। तो इस मेथड को एक जगह और चेक कर लेते हैं, थोड़ा और चेक करते हैं। सपोज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर। तुमसे कहा चेक करो क्या ये सही इक्वेशन है। अरे आम में आम ही जुड़ेंगे, अमरूद नहीं जुड़ेंगे। तो कैसे जुड़ेंगे? और आम से आम जुड़ेंगे तो आम ही निकल के आएंगे। तो इसकी डायमेंशन चेक करते हैं। तुम बोलोगे सर ये तो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसकी डायमेंशन होगी lt माइनस 1 सर, और ये टाइम है तो इसकी t होगी सर। सर हाफ एक नंबर है, नंबर सर डायमेंशनलेस पढ़ा चुके हैं, तो नंबर्स की डायमेंशन 1 होगी, हटा दो उसको, एक्सेलरेशन क्या होगी? lt माइनस 2।
सब पढ़ा चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, इसी के जस्ट पहले वाले में। एक्सेलरेशन की LT-2 कैसे हुई, पढ़ लो जाके। टाइम t की पावर 2। अब यहां देखो, ये तो डिस्टेंस है, यह डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन तो सीधी सीधा L होगी। इसको चेक करो, t-1 या t की पावर 1 क्या बची, L। इसको चेक करो, t-2 t की पावर +2 क्या बची, L। तो L में L जुड़ा और L निकल के आया। डायमेंशनली करेक्ट है, एक्चुअली भी करेक्ट है। अब कोई कहे हाफ हटा दो, तब भी डायमेंशनली करेक्ट दे देगा, क्योंकि हाफ की कोई कीमत ही नहीं है डायमेंशन की नजर में। नंबर्स आर डायमेंशनलेस, बट दिस इक्वेशन इज एक्चुअली रॉन्ग। मे बी इट शोज दैट डायमेंशनली इट इज करेक्ट। बस यही तो इसका लिमिटेशन है मेथड का। पूछा जाएगा व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, बस यही इसका लिमिटेशन है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स और करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन चेक करना, आप डायमेंशन के 2 यूजेस सीख गए। अब जो मेन यूज डायमेंशन का आता है, ड्राइविंग द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइविंग द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ड्राइविंग द रिलेशन बिटवीन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, थर्ड यूजेस ऑफ डायमेंशन, driving the relation between physical quantities। कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके बीच में एक रिलेशन बनाना है। जैसे कोई भी एक फिजिकल फॉर्मूला हो जाता है, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस और टाइम में एक रिलेशन है, वही स्पीड है, रेशियो है, यही स्पीड है। तो इस तरह से रिलेशन हम लोग डायमेंशन से कैसे निकालेंगे। सपोज मैंने आपसे कहा An apple is falling from different heights। सपोज एक कुछ नया करते हैं, एक नया प्रैक्टिकल करते हैं। हमने कहा मेरे हाथ में, सपोज करिए ये मार्कर है, इसको हम डिफरेंट एप्पल सोचा था मैंने, लेकिन ये मार्कर इससे ही काम चला लेंगे। हमारे डिफरेंट हाइट से इसको हम लीव करेंगे और टाइम कैलकुलेट करेंगे कि किस किस चीज पे टाइम डिपेंड कर रहा है और टाइम दूरी से, हाइट से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। क्या मास पे डिपेंड होता है, इसके मास पे इसका मास बढ़ा दें तो क्या टाइम ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, क्या डिपेंड होगा, ये सारी चीजें इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज दिस एनीथिंग, अ मार्कर इज फॉलिंग फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स एंड टाइम टेकन बाय दिस इज डिपेंड्स, t इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर अल्फा। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये नीचे आ रहा है, इट मींस ये ग्रेविटी के पे डिपेंडेंट है। अभी ग्रेविटी की वजह से कुछ ना कुछ तो डिपेंडेंट लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। तो g की पावर बीटा एंड वो हाइट, जिस हाइट से आप इसको लीव कर रहे हो, जिस हाइट से आप छोड़ रहे हो, की पावर गामा। तो इस पे हम लोग काम करेंगे। दिस इज द टाइम taken by the pen to reach the ground। इस पेन को नीचे आने में कितना टाइम लगता है, इस पे हम एक एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो मैंने बोला कि टाइम इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये टाइम है, तो t, अगर कोई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यहां पे ले लें, जो कि हमें नहीं पता वो क्या है, बस एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा के इक्वल साइन ले लिया हमने। तो मास m की पावर अल्फा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर बीटा, और वो हाइट जिस हाइट से हम इसको गिरा रहे हैं। तो हम लोग चेक करेंगे कि डिफरेंट हाइट्स के लिए क्या टाइम अलग आएगा या सबके लिए सेम आएगा। एक रिलेशन बना के चेक करेंगे, डायमेंशन का कुछ यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पे हमने देखा ये कांस्टेंट आप एक नंबर मान के चलिए। आप मान लीजिए एक नंबर है, तो आप इसकी डायमेंशन 1 मान के चलिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो कांस्टेंट क्या है, सिंपली आप एक नंबर मान के चलिए। तो आप देखेंगे सर ये इसकी अगर हम डायमेंशन लिखें तो ये टाइम है सर, तो t हो जाएगी। और नंबर्स की सर डायमेंशन होती नहीं है, मास की सर कैपिटल M हो जाएगी की पावर अल्फा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 होती है सर एक्सेलरेशन की पावर बीटा, और h हाइट मींस L की पावर गामा। हाइट की डायमेंशन L होगी की पावर गामा। यहां t का t है, मास
m की पावर अल्फा जैसे का तैसा, यहाँ l की पावर बीटा है, यहाँ l की पावर गामा है, इट मीन्स l की पावर मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, मीन्स बीटा प्लस गामा हो जाएगा, और यहाँ -2 की पावर बीटा, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो t की पावर -2 बीटा हो जाएगा। सर इट्स ओके सर। यहां पे हम देखेंगे अगर हम पावर कंपेयर करें तो यहां पे m की पावर क्या है 0, यहां पे m नहीं है, तो किसी की पावर 0 क्या होता है 1, यहां m की पावर क्या है 0, इट मींस यहां m की पावर 0 है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा डायरेक्टली, अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको हटा देते हैं। क्या यहां पे l है, नहीं है, तो l की पावर भी क्या है 0, इट मींस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, इट मींस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे t है, बिल्कुल है, इस t की पावर कितनी है 1 है, यहाँ t की पावर -2 बीटा है, इट मींस माइनस का 2 बीटा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। इफ बीटा इज -1/2, then when you are putting the value of beta here, you will get gamma is equal to +1/2। अब आपको गामा का पावर मिल गया, बीटा गामा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब ये तीनों वैल्यू उठा के आप इस रिलेशन में पुट कर देंगे यहां पे, तो आएगा t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, वी डोंट नो, वी थिंक दिस इज अ नंबर, m की पावर अल्फा, हियर अल्फा इज 0, m हैज पावर 0 मींस 1, चलो लिख देते हैं, g की पावर बीटा, द वैल्यू ऑफ बीटा इज माइनस का 1/2 and h की पावर गामा, the value of gamma is प्लस का 1/2। तो t is equal to some constant, m तो गया 1 में, this is h की पावर 1/2, तो ये हो गया रूट ऑफ h पावर 1/2 रूट ऑफ h, और ये +1 नीचे लाएंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, h/g। दिस इज द रिलेशन। इट मीन्स अगर हम सेम प्लेस पे खड़े हैं और हम दो मार्कर्स को अपने हाथ में लिए हैं, एक को हमने यहां 2 मीटर या सपोज 8 मीटर पे रखा हुआ है और एक को हमने 2 मीटर पे रखा हुआ है, सपोज एक मार्कर को मैंने 8 मीटर पे रखा हुआ है और एक मार्कर को मैंने सिर्फ 2 मीटर पे रखा हुआ है, और एक बार हमने 8 मीटर पे रखे हुए मार्कर को लीव किया और स्टॉप वॉच से इसका टाइम कैलकुलेट किया और इसको भी लीव किया, दोनों के टाइम में क्या डिफरेंस आता है वो हम यहां पे भी देखने जा रहे हैं। तो अगर हम सेम प्लेस पे खड़े हैं तो यहां पे g की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, हमें पता है कि यहां पे g की वैल्यू दोनों मार्कर के लिए सेम है, ठीक है ना, g की वैल्यू वेरी करती है जब हम ट्रैवल करते हैं और या पोल्स पे जाएंगे या पोल से दूर जाएंगे तो वैल्यू बदलती है। यहां हम सेम प्लेस पे खड़े हैं तो g की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, इट मींस द टाइम टेकन बाय दिस ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड is proportional to the root of height। ये हमने चेक किया यहां पे, क्लियर। अगर हम दो केस ले लें, सपोज 2 केस हम लोग ले लें, तो एक केस में h1 हाइट पे हमारा मार्कर जो है, पेन जो है वो 2 मीटर पे है और दूसरे केस में h2 हाइट पे 8 मीटर पे है, क्लियर। तो हमने निकाला, अब यहां पे जो भी कांस्टेंट था, तो अगर हम t1 निकालेंगे तो वो अपने आप प्रोपोर्शनल आ जाएगा रूट ऑफ 2 के, और t2 निकालेंगे क्योंकि h के प्रोपोर्शनल है तो अपने आप आ जाएगा रूट ऑफ 8 के। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या ये बन जाएगा? ये कैसे बन जाएगा? अगर यहां पे कांस्टेंट है और दूसरे वाले फॉर्मूले में t2 में भी कांस्टेंट है, उनको डिवाइड करेंगे हम इक्वलिटी साइन के साथ, तो कांस्टेंट दोनों में सेम है तो कट जाएगा, g भी कट जाएगा, k भी कट जाएगा, तो अपने आप t1 इक्वल टू रूट 2 और t2 इक्वल टू रूट 8 आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहां पे, तो t1 अपॉन t2 ये इससे कट जाएगा, इट मींस 1/2। तो यहां पे हम देखेंगे ये आ जाएगा 2 2 4, 2 4 जा 8 और 1/√4 हो जाएगा 2। तो यहां पे हम देखेंगे t2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t1। इट मींस जितना टाइम 2 मीटर वाले मार्कर को लगेगा उससे डबल टाइम लगेगा 8 मीटर वाले मार्कर को। ये एनालिसिस हमने डायमेंशंस का यूज करके निकाल लिया। इट मींस द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट, क्लियर, जहां से उसको फेंका जा रहा है।
ये डिपेंड करता है। क्या वो मास पर डिपेंड करता है? क्या ये मार्कर अगर 4 टाइम्स ज्यादा मास का हो इस मार्कर से, तो क्या टाइम पे कोई फर्क पड़ेगा? टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे दिख रहा है कि मास पे इंडिपेंडेंट है। टाइम टेकन बाय द मार्कर और एन ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? जैसे किसी ने बोला कि कैसे अपने मन से आप सोच लेते हो कि टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेदर इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ ऑल्सो। क्या अर्थ के मास पर डिपेंड हो सकता है? मे बी। अगर अर्थ के मास पर डिपेंड करेंगे तब भी तो डायमेंशन में मास अपने आप 0 चला जाएगा। तो टाइम टेकन बाय एनी ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ओनली। क्लियर? बाय सम कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और मास ऑफ द अर्थ। अब आपने कुछ ऐसा निकाला इसमें कि नहीं ये डिपेंड करता है, तो फिर यू विल बी द नोबेल प्राइज विनर, क्योंकि अभी तो यही है। तो इस तरह से हम लोग रिलेशंस ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमने टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट का रिलेशन निकाला इसके एनालिसिस की मदद से। क्लियर? तो ये कोई मतलब वैसा नहीं है, लेकिन आपकी बुक्स में ज्यादातर केस मिलता है सिंपल पेंडुलम का। तो ये एनालिसिस अच्छा एनालिसिस था। और सिंपल पेंडुलम का जो केस है, जो आपके जनरली सीबीएसई बुक्स में दिया जाता है, वो भी हम करा देते हैं। सपोज a ball of mass m, a गेंद बॉल मतलब गेंद, इसका मास m है और ये रस्सी से लटक रहा है। काहे से लटक रहा है? रस्सी से। तो स्ट्रिंग से बंधा हुआ एक मास है और इसको थोड़ा सा धक्का दो, जैसे ही इसको धक्का दोगे तो ऐसे ऐसे डोलेगा ये। तो ये एंगल अगर थोड़ा छोटा रखा जाए तो दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। इसकी लेंथ है। तो किसी ने पूछा इसका टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड ये होता है, देखो, जब ये यहां से तुमने छोड़ा इसको तो ये गया और यहीं लौट के आ गया। क्लियर? यहां से तुमने लीव किया और ये गया, तो ये पूरा एक रोटेशन लिया, मतलब उसने पूरा एक चक्कर लगाया, यहां से गया और लौट के यहीं आ गया। तो यहां से जाने में और लौट के आने में जितना समय लगा वो उसका टाइम पीरियड हो जाता है। क्लियर? तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड्स on the mass of the ball, clear? Length of the string, mass of the ball की पावर a ले लेते हैं, चलो अल्फा ले लेते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की पावर बीटा ले लेते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर गामा ले लेते हैं। क्लियर? तो हमने फिर वही माना, हियर सम कांस्टेंट m की पावर अल्फा, लेंथ की पावर बीटा एंड g की पावर गामा। इनके डायमेंशन खोल दो। टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। सब कांस्टेंट, जब कांस्टेंट नहीं पता तो आप इसको प्योर नंबर्स मान चल सकते हो और इसके डायमेंशन आप डायमेंशन लेस मानो, 1 मानो। तो मास m की, मास की डायमेंशन m, पावर अल्फा, लेंथ l की पावर बीटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 की पावर गामा। समेट दो एक साथ, तो क्या मिलेगा? यहां m की पावर अल्फा, यहां l की पावर बीटा है, l की पावर गामा है, तो क्या हो जाएगा? l की पावर बीटा प्लस गामा। और यहां t की पावर -2 है और गामा है, तो क्या हो जाएगा? t की पावर -2 गामा। तो क्या यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? m की पावर 0 है, तभी तो कुछ नहीं है, तो 1 है। तो m की पावर 0 है तो अल्फा इक्वल टू, कंपेयर करो पावर्स, तो अल्फा इक्वल टू 0। क्लियर? यहां पे m की पावर 0 तो अल्फा इक्वल टू 0। यहां l की पावर भी 0 है, जब l की पावर 0 होगा तभी तो 1 है, जहां कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहां l की पावर भी 0 है। इट मींस l को कंपेयर करेंगे तो बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? 0। और t की पावर यहां पे क्या है? 1। यहां पे क्या है? -2 गामा। इट मींस -2 गामा इज इक्वल टू 1। इट मींस गामा इज इक्वल टू -1/2। और गामा -1/2 अगर यहां पे रखेंगे तो बीटा क्या आ जाएगा? +1/2। और इन सारी वैल्यूज को उठा के दोबारा हम अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकल के आएगा सम कांस्टेंट
m की पावर तो 0 हो गई तो m तो चला गया, l की पावर आ गई बीटा, इट मीन्स l की पावर बीटा की वैल्यू 1/2, इट मीन्स l की पावर 1/2 और g की पावर गामा, तो गामा की पावर माइनस का 1/2, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k रूट ऑफ l अपॉन g। और ऑब्वियसली द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g ही होता है। क्लियर? किसी ने पढ़ा भी होगा आप लोगों ने इसमें, अभी तो हमने नहीं पढ़ाया, हम तो आगे वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशंस को ड्राइव करके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने में डायमेंशंस हमारी हेल्प करता है। अब कोई क्या इसका लिमिटेशन ये है कि अगर प्रोडक्ट टाइप इक्वेशन है, या देखो सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या फिर डिवाइड टाइप इक्वेशन है, तो ही ये मेथड काम करता है, ये इसका लिमिटेशन है। अब आप इसको अगर एडिशन वाले में लेके जाओगे कि सर ड्राइव कर लें एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इस मेथड से, तो यहां पे ये फेल कर जाएगा। तो बस यही इसका एक लिमिटेशन है। और तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स। तब तक कुछ डायमेंशंस के और अच्छे अच्छे सवाल लगा लेना, कुछ अच्छी अच्छी इक्वेशंस ड्राइव करके देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स की क्लास लेंगे और अब थोड़ा सा रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। तब तक के लिए नमस्कार।